हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज करेंगे 7 जून के कंडक्टेड CUET MA इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम का पार्ट 5। आज हम कंप्लीट कर लेंगे इस पेपर को। 80 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 81 टू 100 क्वेश्चंस आज कवर करेंगे। ध्यान से देखिए पूरे वीडियो को, हर फैक्ट को सुनिए। दिस इज रियली गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। एग्जाम्स अराउंड द कॉर्नर होने ही वाले हैं अब एग्जाम। अगर आप में से कोई भी क्रैश कोर्स के लिए जाना चाहता है, दे कैन इंक्वायर, द लिंक इज गिवन in description. Many students from the academy have been to many prestigious universities like PU, JMI, JNU, CU Raj, Delhi University, BHU and so many other universities. आप भी इनमें से एक हो सकते हैं अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करें तो। वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। 80 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इस वीडियो के बाद हम शुरू करेंगे एक और क्वेश्चन पेपर। इस बार पेपर 2 बार कंडक्ट हुआ था। आई होप आप में से सभी लोग जानते हैं। एक बार कंडक्ट हुआ था जून के फर्स्ट वीक में, सेकेंड टाइम इन द लास्ट वीक ऑफ जून। तो फर्स्ट वीक वाला तो अभी हम कर रहे हैं कवर। हम दूसरा पेपर भी पिक करेंगे और उसको भी पूरे तरीके से कवर करेंगे। आप लोग और डिटेल में पढ़ना चाहें हर टॉपिक को तो यू कैन ज्वाइन दी क्रैश कोर्स। क्वेश्चन 81, which genre includes stories of characters who try to solve a crime or unexplained event? आई होप यहाँ ऑप्शंस देखकर आप सब लोग समझ गए होंगे इसका आंसर, दैट इज मिस्ट्री। मिस्ट्री एक ऐसा फिक्शन है, ऐसा जॉनरा है where the nature of event usually is a murder or any other sort of high profile crime which remains mysterious till the end. Central character most of the time is a detective, जैसे कि शेरलॉक होम्स हैं, who eventually solves the mystery by logical deductions from facts presented to the readers. और अगर सबसे पहले मिस्ट्री नॉवल की बात की जाए तो दैट वाज ऑफ 1841, रिटन बाय एडगर एलन पो, मर्डर्स इन र्यू मॉग, जिनको कि फादर ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल्स भी बोला जाता है, एडगर एलन पो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक? सबसे ज्यादा वेटेज मैं यहाँ पर दूंगी पॉल डीमेन को, बिकॉज ही बिलोंग मोर टू डीकंस्ट्रक्शन। ऑल दो काफ़ी क्लोज हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थियरीज हैं। जैक डेरिडा की अगर बात की जाए तो ही वॉज अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। राइटर्स लाइक रोलैंड बार्थ्स, जैक डेरिडा, मिशेल फुको, जॉन बॉडलेरड, ये सभी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से बिलोंग करते हैं। सो रोलैंड बार्थ्स का बहुत पॉपुलर टेक्स्ट है डेथ ऑफ द ऑथर, और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, रोलैंड बार्थ्स दोनों ऐसे राइटर हैं जो स्ट्रक्चरलिज्म से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ मूव हुए थे। पॉल डीमैन इज द ओनली वन हियर विच आई फाइंड टू बी related to deconstruction. Question 83, according to Edison, all the ideas and pleasures of the imagination are pleasure of one sense. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेंस कौन सी है जिसके थ्रू प्लेजर मिलता है इंसानों को? दैट इज साइट। प्लेजर ऑफ द इमेजिनेशन, याद रखिए, प्लेजर ऑफ द इमेजिनेशन यही टेक्स्ट का नाम है, जोसेफ एडिसन के द्वारा लिखा गया था, इन विच ही सेज कि और साइट, हमारी नज़र, इज द मोस्ट परफेक्ट एंड मोस्ट डिलाइटफुल ऑफ ऑल दी सेंसेस, और यही सेंस है जो कि हमारे माइंड को वैरायटी ऑफ आइडियाज से फिल करती है। जॉन डन इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मेटाफिजिकल पोएट्स, किसने कही थी ये बात? करेक्ट आंसर इज जॉन ड्राइडन. डॉन इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स, जो कि फ्रेज कॉइन किया गया था सैमुअल जॉनसन के द्वारा इन 1781. सैमुअल जॉनसन coined the phrase metaphysical poet and this comment is from John Dryden. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसलेशन स्टडीज से है। ट्रांसलेशन की फर्स्ट थ्योरी किसने फॉर्मुलेट की थी? ऑप्शन 1, इटेन डेलॉट। 1540 में इन्होंने डॉक्यूमेंट किया था ट्रांसलेशन की सबसे पहली फॉर्मल थियरी को। और अगर ट्रांसलेशन स्टडीज की बात करें, दैट वाज कॉइन्ड बाय अमेरिकन स्कॉलर जेम्स होम्स, दैट वाज कॉइन्ड इन 1972 एंड 1540 में ट्रांसलेशन थियरी आई थी सबसे पहले बाय इटेन डॉलेट। Question 86, which Indian playwright invests ancient Indian myths and legends with contemporary meanings in his works?
अगर आप में से किसी ने भी गिरीश कर्नाड के 2 या 3 प्लेज भी पढ़े हैं ठीक से तो यू विल फाइंड द कनेक्शन. Karnad borrowed the myth from the Mahabharata in the story of Yayati, and in Hayavadana he employs the story of Devadatta and Kapila, which is based upon Vimshikha, and he draws some impacts from Thomas Mann's story of transport heads too. और तुगलक की अगर बात करें तो एशियन किंग तुगलक के ऊपर ही लिखा हुआ है, तो हिस्ट्री से हमेशा इंस्पायर रहे हैं गिरीश कर्नाड. Question 87. The words ambiguity and ambivalence signify different ideas. The word ambiguity means a condition where an utterance has more than one meaning, thereby producing uncertainty. Word ambivalence signals powerful, mutually contradictory feelings concerning a particular subject, thereby producing uncertainty. Uncertainty दोनों produce करें लेकिन different ideas हैं, right? तो असर्शन बिल्कुल ठीक है और रीजन भी यही है. एक्चुअली एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अ वर्क रिटन इन सच अ वे दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द प्ले ऑफ वर्ड्स, और एम्बिवेलेंस का मतलब होता है कुछ ऑपोजिट फील्स का एक साथ होना. 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी अगर आपने पढ़ा है, काफ़ी पॉपुलर वर्क है विलियम एम्सन का. एंड आइडिया ऑफ एम्बिवेलेंस वाज अ पोस्ट कॉलोनियलिज्म थियरी गिवन बाय भाभा. पेन नेम और रियल नेम को मैच करना है यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है, जैसे कि मैरी एवांस फॉर बीइंग जॉर्ज एलियट एंड एलिस बेल फॉर बीइंग एमिली ब्रॉन्टे. तो जो आप सबसे अच्छे से जानते हैं वो मैच करिए सबसे पहले, उन्हीं के थ्रू अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो वेल एंड गुड. सो बी मैचेस विद 4 एंड सी मैचेस विद 2. ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करिए जहाँ पर बी के लिए 4 है और सी के लिए 2 है. दिस इज ऑप्शन 3. बाकी दोनों को भी आप क्रॉस चेक कर लीजिए. सैमुअल क्लेमेंस वॉज फॉर मार्क ट्वेन्स. येस, सैमुअल लेंगॉन क्लेमेंस, मार्क ट्वेन एंड एरिक ब्लेयर इज जॉर्ज ऑरवेल. नेक्स्ट इज सावित्री. सावित्री अ लिटरेरी एपिक किसने लिखा था? द करेक्ट आंसर इज वेरी पॉपुलर, श्री अरबिंदो, जो कि इंडियन फिलोसोफर थे, योगी थे, महर्षि थे, पोएट थे, इंडियन नेशनलिस्ट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे. उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी एडिट किया था जिसका नाम था वंदे मातरम. Who amongst the following has been awarded with the Nobel Prize of Literature 2022? पुराना पेपर करें, अब आपको 2023 भी लर्न कर लेना चाहिए, जो कि जॉन फॉस को मिला है. 2023 के लिए मैं आपको नाम बता रही हूँ, एक्चुअल में हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 91 एक पोइट्री से लिया गया है. ये पोइट्री भी मेरे वीडियोस में है एंड पोइट्री नेम इज़ मैरिजेस आर मेड. अगर आप मैरिजेस आर मेड और मेरा नाम यूट्यूब के सर्च बॉक्स में डालेंगे तो ये पोइट्री आपको मिल जाएगी. आप डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं उस पोइट्री का. अभी देखते हैं पोइट्री को. My cousin Elena is to be married. The formalities have been completed. Her family history examined for TB and madness. Her father declared solvent. Her eyes examined for squints. Her teeth for cavities. Her stools for the possible non-Brahmin worm. She is not quite tall enough and not quite full enough. Children will take care of that. Her complexion, it was decided, would compensate, being just about the right shade of rightness. To do justice to Francisco X Naranha Prabhu, good son of Mother Church. तो इस पोइट्री में बात की गई है कि एक लड़की की जब शादी होती है तो कितने अच्छे से उसके एक्सटर्नल और इंटरनल गुणों की जांच परख की जाती है. शी इज़ टू बी मैरिड, फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई हैं. अब क्या होगा? फैमिली की हिस्ट्री को एग्जामिन किया जाएगा. सटारिकल वे में लिखा गया है कि कोई भी बीमारी, टीबी, मैडनेस कुछ है तो नहीं इस फैमिली में. उसके फादर अच्छे से सॉल्वेंट तो हैं, बैंक में एक अच्छा सा अकाउंट तो है, ठीक है. आईज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्क्विंट्स तो नहीं है, टीथ्स में कोई कैविटी तो नहीं है, स्टूल्स में कोई ऐसे वर्म्स तो नहीं है जो कि रिलीजन के अगेंस्ट हों. ये सब कुछ लिटरल नहीं है, मेटाफोरिकल है कि क्या क्या जांचा परखा जा सकता है. शी इज़ नॉट क्वाइट टॉल इनफ, बहुत लंबी नहीं है, एंड नॉट फुल इनफ, और शायद पतली हैं, बट कोई बात नहीं, चिल्ड्रन विल टेक केयर ऑफ दैट. वंस शी विल बी प्रेग्नेंट आफ्टर मैरिज तो बॉडी विल बी फुल. कॉम्प्लेक्शन के साथ हम लोग मैनेज कर लेंगे, इट इज़ ओके, राइट शेड है.
ज़्यादा डार्क भी नहीं है। एंड शी विल डू जस्टिस टू द पर्सन जिनके लिए सिर्फ इतना होना काफ़ी है कि ही इज़ गुड सन ऑफ मदर चर्च। तो पोइट्री किस बारे में बात करती है? जेंडर इश्यूज, क्लास इश्यूज, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम। क्लास इश्यूज की तो यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, राइट। गर्ल को ही जांचा परखा जा रहा है, बॉय के लिए सिर्फ इतना होना काफ़ी है, गुड सन ऑफ मदर चर्च। तो जेंडर इश्यूज, एनवायरनमेंट जैसी भी कोई बात नहीं है, इकोसिस्टम जैसी भी कोई बात नहीं है, जेंडर इज द राइट आंसर। अ फादर डिक्लेयर्ड सॉल्वेंट। दिस लाइन, इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि बैंक अकाउंट उनका चेक हो चुका था और ठीक ठाक था। ही इज पुअर, कट, नो। ही इज फाइनेंशियली स्टेबल, येस, राइट। ही कम्स फ्रॉम अ रिस्पेक्टेबल फैमिली, ऐसी कोई बात है ही नहीं जब सॉल्वेंसी की बात हो रही है। ही इज डीपली इन डेट, नो। ना कोई उधार है, ना पुअर है, ना ऐसा कुछ है कि फैमिली की रिस्पेक्ट की बात हो रही है, उनके फाइनेंशियल स्टेटस की बात हो रही है, दैट इज स्टेबल। What is the significance of the last line? To do justice to Francisco X Naranha Prabhu, good son of Mother Church. It shows dissonance between institutionalized religion and this was actually gender issues. इसको एग्जाम में ही करेक्ट किया जाना चाहिए था और करेक्ट नहीं किया गया था, इसी वजह से इसको, इस क्वेश्चन के मार्क्स सब स्टूडेंट्स को दे दिए गए थे बिकॉज देयर वाज अ प्रिंटिंग प्रॉब्लम। तो जेंडर इश्यूज को किस तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है और एक जेंडर को हमारा मैरिज सिस्टम पूरा फेवर करता है, दैट हैज बीन टोल्ड इन दी लास्ट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोशल प्रैक्टिस सर्व्स द थीम ऑफ द पोएट्री? मैरिज, ऑफ कोर्स, मैरिज की ही बात हो रही है। माय कजिन एलिना इज टू बी मैरिड। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोम? द टोन इज सटायरिक। किस तरीके से फीमेल्स की हर तरीके से जांच पड़ताल की जाती है, इवन उनके ब्लड की, उनके स्टूल की, उनके टीथ की कैविटी की, उनके बैंक अकाउंट्स की। तो दैट इज अ सटायर ऑन द इंडियन सिचुएशन। ये क्वेश्चन था जिसने सबको थोड़ा सा पैनिक किया था बिकॉज द पैसेज वाज इनकम्प्लीट और सभी क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल पा रहे थे। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है बाय चांस, वी नेवर नो कि नेक्स्ट टाइम क्या होने वाला है, जो आपको थोड़ा सा पैनिक करे, उस क्वेश्चन को बेस्ट पॉसिबल वे में ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑप्ट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है तो मूव ऑन और अपने आप को मेंटली परेशान मत कीजिए कि अब आगे के क्वेश्चंस पर इम्पैक्ट आ जाए उनका। इस बार ऐसा ही हुआ था, ये क्वेश्चन नहीं आया, बच्चों को तो बहुत पैनिक हो गए और उसके बाद के पूरे पेपर में कुछ स्टूडेंट्स ब्लैकआउट हो गए और कुछ को ऐसा लगा कि अब हमारा पेपर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। दे डिड नॉट नो कि दिस इज़ द प्रॉब्लम विद एवरीवन। जब आप स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, लाइव हैं, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस टाइम पर सबको ऐसा लगा कि मेरे साथ ही ये टेक्निकल ट्रबल हुई है, बट लेटर ऑन दिस वॉज द ट्रबल विद एवरीवन। लेकिन उसकी वजह से पैनिक सिचुएशन तो हुई थी, वी कैन नॉट डिनाई दैट। तो सिर्फ इतना ही पैसेज था, मैं इस पैसेज में से सिर्फ इसी क्वेश्चन को आंसर कर पाऊंगी, फर्दर क्वेश्चंस को नहीं। इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, द हैप्पीनेस स्कोर्स come from a survey of life satisfaction considering your life as a whole and using the mental image of a ladder which the best possible life as a 10 and the worst possible as 0। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट है, 10 मार्क्स सबसे ज़्यादा हैप्पी को और 0 सबसे कम हैप्पी को। इंडिकेट वेयर ऑन द लैडर यू personally stand. This question gets people thinking about themselves and their resources, accomplishment, opportunities, and status. The writer is of the opinion that World Happiness Report is dash and completely dash significant virtues like gratitude, humanity, humor, empathy are that are a key to keep happy life. Choose the correct options. तो वैल्यूज लाइक कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, जेनरोसिटी, forgiveness, humility, humor, empathy, acceptance, which form the basis of a happier, purposeful, quality and meaningful life are grossly missing basically। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए लाइफ में लेकिन नहीं है। तो दिस रिपोर्ट सीम्स टू बी biased and ignores many significant values। इतना ही आंसर हो पाया था, ऑल्दो ये भी बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत बच्चे एटलीस्ट इसको इंटरप्रेट कर पाए थे। बट दिस वॉज अ कम्प्लीटली इनकम्प्लीट पैसेज
जिसने बहुत परेशान किया था 2023 में सभी एस्पायरेंट्स को। ये थे हमारे फर्दर क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इन इंडिया हैप्पीनेस इज रिस्ट्रिक्टेड, मॉडर्न फिलोसफी, हैप्पीनेस इज शेप्ड बाय डे, इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट। तो इतने छोटे से पैसेज में इतनी सारी बातें तो है ही नहीं, दिस कुड नॉट बी अटेम्प्टेड। फर्दर क्वेश्चंस आंसर नहीं हो पाए थे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 98। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द पैसेज। यहाँ पैसेज से आपको आंसर मिल जाएगा। इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट द हैप्पीनेस स्कोर्स कम्स फ्रॉम अ सर्वे ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन। ऐसा आंसर है यहाँ पर, द लाइफ सेटिस्फैक्शन लेवल्स ऑफ इट्स पीपल। इसको मैच करने के लिए तो कोई भी ऑप्शन नहीं था। कलेक्टिव कल्चर्स, शेयर्ड एंशिएंट ट्रेडिशंस, इंडियन पर्सपेक्टिव, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन हमारे पैसेज में नहीं था, तो इसको भी छोड़ दिया गया था। पैसेज के बहुत से क्वेश्चंस के सभी को पूरे मार्क्स मिले थे, ऑल्दो दैट इज ऑल्सो नॉट एन आइडियल सिचुएशन। सभी को पूरे मार्क्स मिलना भी सभी को मार्क्स ना मिलने के ही बराबर है। कुछ ऐसे लोग जो कि इंटेलिजेंटली आंसर कर सकते थे, दे लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। I told you, you may join the classes for the crash course. A great good luck for the upcoming exam to everyone.